इंडिया अब ईरान और रशिया के साथ मिलकर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस प्रोजेक्ट में बाय द वे ये सिर्फ 3 ही देश नहीं है, बल्कि पूरा सेंट्रल एशिया एक साथ जुड़ने वाला है अंडर द स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट से अब इंडिया सेंट्रल एशिया और रशिया के साथ सीधा रोडवेज और रेलवे से कनेक्ट हो जाएगा, जो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए काफी हेल्प करेगा। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के जरिए इंडिया ने वेस्टर्न डोमिनेंस और चाइना के अगेंस्ट मास्टर मूव खेला है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक 7,500 किलोमीटर का ट्रेडिंग रूट है, जिसके थ्रू इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को मुंबई के नवा शेवा यानी कि JNPT पोर्ट से शिप के थ्रू ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक पहुंचाएगा, जहां से ये कंसाइनमेंट्स रोडवेज या रेलवेज के जरिए सीधा बंदर अंजली पोर्ट तक पहुंचेंगे, जिसके बाद इन कंसाइनमेंट्स को कैस्पियन सी के कोस्ट से बाकू, अजरबैजान की कैपिटल, पर स्टॉप करके रशिया के अस्त्रखान पोर्ट में अनलोड किया जाएगा और फिर यहां से आगे इन गुड्स को रशिया तक भी पहुंचाना होगा, वो रोडवेज या रेलवे से भेज दिया जाएगा। इस रूट का रीच और बढ़ाने के लिए कॉरिडोर प्रोजेक्ट में बेलारूस और कुछ नॉर्डिक कंट्रीज को भी एज एन ऑब्जर्वर इंक्लूड किया गया है और अब तक इस कॉरिडोर का पोटेंशियल को देखकर टोटल 13 देशों ने इस प्रोजेक्ट को अपने देश से पास होने का अप्रूवल भी दे दिया है। अब बाय द वे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये ट्रेड रूट कोई रिसेंटली प्लान नहीं है। इसकी प्लानिंग तो साल 2000 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन ईरान और रशिया के इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की वजह से ये प्रोजेक्ट इतने सालों तक रुक गया था। बट इसके अलावा भी एक मेजर रीजन है जिससे ये इतने सालों तक स्टॉल हुआ था, वो है सेंट्रल एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स। सो बात कुछ ऐसी है ना कि सेंट्रल एशिया के अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में अपने डिस्प्यूटेड एरियाज को लेकर हमेशा से ही टेंशंस रहे, जिसके लिए रिसेंटली क्लियरली 2 टीम्स भी बन चुकी है। पहली टीम है अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान की, वहीं पर दूसरी तरफ दूसरी टीम बनी है आर्मेनिया, ईरान और इंडिया की। अजरबैजान ने हमेशा से इंडिया के कश्मीर स्टैंड को क्रिटिसाइज करते हुए पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और इसीलिए इंडिया ने भी अजरबैजान को टैकल करने के लिए इस वॉर में आर्मेनिया को इंडिजिनसली मेड आर्म्स एंड मिसाइल सप्लाई किया है, जिससे अजरबैजानी प्रेसिडेंट ने ओपनली अनफ्रेंडली तक कह दिया और इस वजह से इतने सालों तक ये तीनों कंट्रीज इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट थे। बट वो बात अलग है, उन्हें इसका पोटेंशियल अच्छे से पता था और इसीलिए राइवल ग्रुपिंग में होने के बावजूद अजरबैजान ने सितंबर 2022 को ईरान और रशिया के साथ INSTC कंस्ट्रक्शन के लिए बाकू डिक्लेरेशन भी साइन कर दिया और इससे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का मेजर हर्डल क्लियर हो गया। मगर ये प्रॉब्लम्स बस यहीं पर नहीं रुके। अपने एलाइज के साथ लॉयल रहते हुए अजरबैजान ने एक ट्राइलैटरल कोऑपरेशन डील भी साइन की। इस डील में वो ट्रेड के साथ साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी करेंगे, सो अच्छे चांसेस है कि अजरबैजान अपने एलाइज के साथ मिलके इस कॉरिडोर को ब्लॉक कर दे। इसीलिए अजरबैजान से पास होता ये पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनरिलायबल भी था, लेकिन आर्मेनिया के एक ऑफर से वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आर्मेनिया ने ईरान और इंडियन ट्रेडर्स को एक नया रूट बाईपासिंग अजरबैजान से ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी दे दी, जो है ब्लैक सी कॉरिडोर। डिफरेंस बस इतना होगा कि जहां पहले गुड्स सिर्फ अजरबैजान के थ्रू जा सकते थे, अब उनके पास एक ऑल्टरनेट रूट का भी ऑप्शन होगा। बट फ्रेंड्स, यहां पर इंडिया सिर्फ रूट एक्सेस के लिए नहीं बल्कि मार्केट्स के लिए भी एफर्ट्स डाल रहा है, क्योंकि इससे ऑफ कोर्स ईरान और रशिया के साथ बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी इंडियन गुड्स का मार्केट बन सकते हैं और इसी ट्रेड मोटिव के साथ इंडिया अब रशिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस भी कर रहा है। और जहां पर बात रही ईरान की, तो इंडिया और ईरान के बीच एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और इसीलिए इंडियन गुड्स ऑलरेडी ईरानियन मार्केट तक पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि असल में इसे एग्जीक्यूट करने के पीछे इंडिया का एक दूसरा मकसद भी, एक कोलैटरल विन विन, और वो है अफगानिस्तान। इंडिया के प्लान्स तब दिखे जब उसने इस प्रोजेक्ट में चाबहार रेल रोड के जरिए अफगानिस्तान को INSTC में इंक्लूड करने का सजेशन दिया। इस प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान के इंक्लूजन से इंडिया को काफी फायदा होगा, क्योंकि उस कंट्री ने $3 ट्रिलियन वर्थ के लिथियम, गोल्ड और कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स को अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है। मैटर ऑफ फैक्ट ये ना फ्रेंड्स, जब से तालिबान ने वेस्टर्न पावर कंट्रीज को निकालकर खुद की गवर्नमेंट बनाई है, तब से वो मिनरल्स अनटैप्ड है। ये इसीलिए क्योंकि तालिबानी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क और कैपेबिलिटी को अपग्रेड ही नहीं किया। और इसी बीच 2021 में, जहां पर सारी दुनिया कोविड में बिजी थी, कुछ इंडियन ऑफिशियल्स ने स्ट्रेटेजिकली तालिबानी लीडर्स के साथ बैक चैनल से मीटिंग करके अफगानिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया और शायद इसी मीटिंग के इन्फ्लुएंस की वजह से उसी साल खबर यह भी आई कि तालिबानी गवर्नमेंट ने इंडिया को उनके मिनरल एक्सपोर्ट्स करने का ऑफर दे दिया है। अब इस न्यूज के पब्लिक होते ही
रशिया और ईरान भी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए अफगानिस्तान को एज एन अपॉर्चुनिटी देखने लगे। बट प्रॉब्लम ये थी कि दोनों कंट्रीज के अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस इतने कभी अच्छे नहीं थे। बात तो ऐसी है ना फ्रेंड्स कि रशिया ने हमेशा अफगानिस्तान को यूएस का एजेंट माना है, और वहीं पर ईरान ये बिलीव करता है कि तालिबान शिया आइडियोलॉजी का दुश्मन है, और इन्हीं रीजंस की वजह से रशिया और ईरान के रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ कुछ खास नहीं है। बट इस सिचुएशन में इंडिया ने एक मीडिएटर का रोल काफी अच्छे से निभाया, और इसी रोल में इंडिया ने अफगानिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को टैकल करने का एक ब्रिलियंट हल निकाला। इंडिया ने इन अफगानी मिनरल्स के बहाने रशिया, ईरान और अफगानिस्तान के इंक्लूजन को प्रपोज करके INSTC इनिशिएट किया, जो चाइनीज इन्फ्लुएंस को टक्कर दे सके। इंडिया ने इसे और भी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बनाने सेंट्रल एशियन कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया, जिससे इस प्रोजेक्ट का रीच ईस्टर्न यूरोपियन बेलारूस तक जा पहुंचा। अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से इंडिया ने ग्लोबली ट्रेड कनेक्टिविटी का लॉन्ग टर्म विजन तो रखा ही, बट मैं आपको यह भी बता दूं कि इंडिया का पहला ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है। ऐसे कई इंटरनेशनल कॉरिडोर्स तो बनके ऑपरेशनल भी है, जैसे फॉर एग्जांपल सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए बनाया गया है। कुछ उसी तरह एशियन कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड बढ़ाने म्यांमार और थाईलैंड तक भी हाईवे प्रोजेक्ट्स इंडिया ने बनाए हैं। ये एफर्ट्स ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं जिससे साउथ ईस्ट एशियन रीजन में सिर्फ इंडियन गुड्स ही नहीं, बल्कि रशियन और ईरानियन गुड्स को भी एक्सेस मिलेगा। मतलब वो देश अब इंडिया की वजह से पूरी तरह चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। बट वेट, ये INSTC प्रोजेक्ट ऑन पेपर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है। जब इस नए रूट के टेस्ट रन्स हुए तब रशिया ने सिर्फ जुलाई मंथ में ही 39 कंसाइनमेंट्स भेजे। उस समय यह ऑब्जर्व किया गया कि इस रूट से ट्रेड करके इंडिया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का 30% बचाता है, और वो भी लिटरली हाफ द टाइम में। और कन्वीनियंस के साथ INSTC का मेजर फोकस एफिशिएंसी पर भी है। देखो, बात ऐसी है ना कि इस रूट के पहले तक रशिया को इंडिया में सामान पहुंचाने गुड्स को ट्रेडिशनल बाल्टिक सी रूट से भेजना पड़ता था, जो यूके, फ्रांस जैसी कंट्रीज के पास से गुजरता है, जिससे रशियन कार्गोस कॉन्फिस्केट होने का रिस्क हमेशा बना रहता था, और जो अब से नहीं रहेगा। लेकिन इन रूट्स का सक्सेसफुली ऑपरेशनल होकर प्रॉफिटेबल रहना तब ही मुमकिन होगा जब तीनों कंट्रीज आपस में कोऑपरेशन से एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इंडिया ने तो ईरान और रशिया, इन दोनों कंट्रीज के की डेवलपमेंट में काफी मेजर रोल निभाया। इंडिया और रशिया के रिलेशंस की बात करें तो इसकी शुरुआत 1990s में सोवियत डिसोल्यूशन से हुई थी। उस वक्त इंडिया ने इकोनॉमिक हेल्प और 20,000 टन ऑफ राइस भेजकर रशियन सिटीजंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की थी, और इसी के बाद से इंडिया रशिया रिलेशंस और भी ज्यादा फ्लरिश लगे। आज के समय में टोटल रशियन आर्म्स एक्सपोर्ट में 20% इंडिया ही खरीदता है, और उसी तरह यूक्रेन वॉर में सैंक्शंस लगने पर भी इंडिया रशिया का मेजर इंपोर्टर साबित हुआ। वहीं दूसरी ओर जब 2012 में सारे वेस्टर्न पावर्स ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए थे, तब इंडिया ने इंटरनेशनल प्रेशर को साइडलाइन करके सैंक्शंस इंपोज करने के बदले एक नए बार्टर सिस्टम एग्रीमेंट के थ्रू ईरान के साथ ट्रेड रिलेशंस कंटिन्यू रखा था। और उसी वक्त इंडिया ईरान के बीच $17 बिलियन का ट्रेड हुआ, और इंडिया ईरान का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बन गया। इन्हीं सारी हिस्टोरिकल पार्टनरशिप्स को इंडिया, ईरान, रशिया अब इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इंडिया का इस एग्रीमेंट में जुड़ने का सबसे मेजर मोटिव था चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को टैकल करना। जिस तरह से BRI एक प्योरली इकोनॉमिक एग्रीमेंट है, उसी तरह INSTC भी मिलिट्री अलायंस ना होकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर ही है। इससे चाइना का रीजनल इन्फ्लुएंस कम करके इंडिया अब अपने गुड्स का एक्सेस साउथ ईस्ट एशिया से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक बढ़ा सकेगा। लेकिन इंडिया का ग्लोबल रीच और रीजनल डोमिनेंस बस यहीं पर नहीं रुकता है। चाइना के इनफेमस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को चैलेंज करने इंडिया ने भी अपना डायमंड ऑफ नेकलेस लॉन्च किया था। बट अब इंडिया ने रिसेंटली इसके अलावा एक और प्लान बनाया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज सरबानंद सोनोवाल ने एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेन्नई से रशियन सिटी व्लादिवोस्टॉक तक का एक मैरीटाइम रूट लॉन्च किया है। इसका मेन मोटिव होगा रशिया से क्रूड ऑयल और LNG को इंपोर्ट करना, जो इस रूट से सिर्फ 24 दिन में इंडिया तक पहुंच जाएगा। ONGC विदेश ने तो व्लादिवोस्टॉक के पास सैखलिन आइलैंड्स के ऑफशोर फील्ड में ऑलरेडी ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, और इसके पूरी तरह से फंक्शनल हो जाने पर उन चीजों के इंपोर्ट्स के लिए भी स्कोप बढ़ जाएगा जो रशिया में फुल एबंडेंस में अवेलेबल है, जैसे गोल्ड, डायमंड्स, कोल, व्हीकल्स एटसेट्रा। अब ओवरऑल फ्रेंड्स, पहले जब चाइना इंडिया को चारों ओर से घेर रहा था, आज इंडिया ने 2 मैसिव प्रोजेक्ट से चाइना को ही घेर लिया है, डायमंड ऑफ नेकलेस और INSTC प्लस चेन्नई प्लान। और इन प्रोजेक्ट से इंडिया स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे करके रीजनल पावर से ग्लोबल सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है।
मेरा ओपिनियन कुछ ऐसा है ना, एक्सपर्ट्स जहां ये मानते हैं कि 21st सेंचुरी एशिया का डोमिनेंस लाने वाला है, वेल फोर फ्रंट में सिर्फ दो ही कंट्रीज होने वाले हैं, एक इंडिया और चाइना। तो ये बात देखने वाली होगी कि लोग किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, चाइना की एरिस्टोक्रेसी या इंडिया की डेमोक्रेसी। आपका क्या ख्याल है इस मामले में और इस INSTC प्रोजेक्ट को लेकर भी कमेंट्स में जरूर बताना अपनी राय। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, गौरव जी ठाकुर ID है मेरा। As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.